नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं जम्मू भाई, जम्मू आनंद। आप जानते हैं कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो फुटपाथ पे दुकानें लगाते हैं, उनका जो एसोसिएशन है उसके राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट, और लगातार दिन रात उसकी लड़ाई लड़ते रहते हैं। सड़क पे ही रहते हैं, सड़क के आदमी की लड़ाई लड़ते हुए सड़क पे ही रहते हैं। आज लेकिन वो नागपुर के उस इलाके में है, जो बिल्डिंग पीछे देख रहे हैं वो नितिन गडकरी साहब की बिल्डिंग है, उनका घर है वो। नितिन गडकरी साहब का नया घर है। नितिन गडकरी आप जानते हैं कि बीजेपी के स्थापित बड़े नेताओं में से हैं। मोदी भी उनको छूने की हिम्मत नहीं करते हैं, और लंबे समय से वो परिवहन मंत्री हैं, सड़क मंत्री हैं, और देश भर में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा सड़कें बनाने का रिकॉर्ड नितिन गडकरी साहब ने किया है। इन दिनों नितिन गडकरी चर्चा में इथेनॉल की वजह से, E20 और इथेनॉल की तरफदारी में नितिन गडकरी लगातार बोल रहे थे, लेकिन अब ढेर सारी शिकायतें आ रही है इथेनॉल को लेकर के कि इथेनॉल से गाड़ी खराब हो रही है। भूटान ने तो मना कर दिया कि हमें इथेनॉल वाला तेल नहीं चाहिए, और नितिन गडकरी लगातार जो है वो चर्चाओं में रहते हैं। जम्मू भाई हमारे उनके घर के सामने की फुटपाथ पर बैठ करके आज बात कर रहे हैं। जम्मू भाई, नागपुर में फुटपाथ की क्या हालत है? नमस्कार धनंजय भाई। इस वक्त मैं एक ऐसे जगह पे बैठा हूँ जिसको नागपुर का उगम केंद्र माना जाता है, जिसको पुराना नागपुर कहते हैं। ये वो महल का इलाका है। नागपुर की पहचान है ये। यहीं से 1 किलोमीटर दूर पर टाटा ने भारत में पहला टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, इम्प्रेस मिल, वो नागपुर में खोला था, महज यहाँ से आधे किलोमीटर दूर पे। और ये इलाका जो भोसले राजा है वो यहीं पीछे रहते हैं। बाजू में उनका अपना सचिवालय हुआ करता था, और नागपुर शहर का सबसे पुराना पुलिस स्टेशन, लगभग वो नाम भारत के कई शहरों में कोतवाली के नाम से ही जाना जाता है। तो कोतवाली पुलिस स्टेशन वो उनका राजा का एक प्रकार से ये था कोर्ट। तो एक ऐसे इलाके हम बैठे, ये शहर का वो इलाका भी है जो बुनियादी तौर पर आम लोगों का इलाका है, मेहनतकश लोगों के इलाका, रोजमर्रा के जिंदगी की जद्दोजहद करके जो लोग अपने जिंदगी को तराशते हैं और अपने बच्चों में भविष्य का सपना देखकर जीते हैं, ऐसे आम मेहनतकश लोगों का ये पूरा इलाका, ये नागपुर के अंदर जो 6 विधानसभा के क्षेत्र है उसमें इसको मध्य क्षेत्र कहते हैं। और ये इलाके में पुराने मंदिर भी है, पुराने हेरिटेज के कुछ इमारत भी यहाँ है। और ठीक मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, आपने सही कहा, वो बंगला है देश के हेवीवेट मिनिस्टर माननीय नितिन गडकरी जी का बंगला। ये करीब 9 मंजिल का है। एक जमाने में उनका पुराना एक वाड़ा समान यहाँ होता था, बहुत सारे दुकान उकान आजू बाजू में थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी तरक्की होते गई, राजनीति में भी, सरकार में भी, और आर्थिक संपन्नता जैसे जैसे बढ़ते चले गई, वैसे वैसे आजू बाजू का सब उन्होंने धीरे धीरे खरीद लिया। और आज जंगी टोल 9 मंजिला बहुत बड़ा एक इमारत उनकी बन गई है। करीब महीने भर पहले उन्होंने उसका घर प्रवेश किया। लेकिन यहाँ बैठ के आपके चैनल में
बात करने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि एक मंत्री महोदय की जंगी टोल बिल्डिंग किस तरीके से इस पूरे इलाके के आम आदमी के ऊपर असर डाल दिया है। और इसको बनने में करीब करीब 5-6 साल लग गए। और जैसे जैसे इस बिल्डिंग की ईंट दर ईंट बढ़ते चले गई, वैसे वैसे इस पूरे इलाके के आम आदमी के ऊपर प्रहार वैसे ही बढ़ते चले गया। और जब अंतिम रूप ले लिया तो लगभग लोगों को यहाँ से खदेड़ दिया गया। फिर चाहे हमारे वो रेडी पटरी वाले हो, नागपुर शहर में ये जो महल का इलाका है, ये रेडी पटरी वालों के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा इलाका, ये पुराना इलाका, आम आदमी का इलाका, गरीब मेहनत कशों का इलाका, तो एक सामाजिक जीवन यहाँ पर पनपा फूला। और उसमें रेडी पटरी वाले, हर प्रकार के रेडी, सब्जी भाजी से लेकर तो चाय बनाने वाले और खेल खिलौने और थैलियाँ और नाना प्रकार के जो सामान हमारे फुटपाथ दुकानदार बेचते हैं, ऐसा हजारों के लोग यहाँ पर रोज इकट्ठा होते हैं और अपना दिनचर्या वहाँ चलती थी। लेकिन इस बिल्डिंग को लेकर सबसे पहले 84 फीट का रोड बनाया गया। पुराने शहर में नागपुर के अंदर सबसे चौड़ा रोड ये आज यहाँ बना हुआ है और इसने हजारों लोगों को यहाँ से विस्थापित कर दिया। और ये सिर्फ रोड जो बनाया गया है वो यहाँ के लोगों के सहूलियत के लिए नहीं बनाया गया। ये मालूम था कि मंत्री महोदय का एक बिल्डिंग आने वाली है और भविष्य में मंत्री महोदय यहीं से कामकाज करेंगे और मंत्री महोदय के यहाँ रिक्शे पे, ऑटो पे, साइकिल पे और पैदल चल के लोग आने वाले नहीं हैं। उनके यहाँ आने वाले बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े कंपनी वाले, बड़े बड़े IAS अधिकारी जो पैदल चलते नहीं, जो रिक्शे में बैठते नहीं, बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं, उन्हें किसी प्रकार की धक्का ना लगे, इसलिए 84 फीट की रोड यहाँ बनाई गई। और आपको दिखाऊंगा कि एक जो पूरा इलाका है नीचे का, ये इलाका जहाँ हर बुधवार को सब्जी का साप्ताहिक बाजार लगता था और जिसमें पूरे इलाके में कम से कम 500-600 के तादाद में हमारे सब्जी विक्रेता हर बुधवार को यहाँ पर दुकान लगाते थे। दुख की बात है कि एक बंगले ने पिछले 2 हफ्ते से इस पूरे इलाके का पुराना बाजार, बुधवारी बाजार कहते हैं, वो अब महानगर पालिका लगाने नहीं दे रही। तो बड़ा परिणाम, एक बंगले का 500 फुटपाथ दुकानदार, वो भी सब्जी भाजी फल फ्रूट के, वो विस्थापित हो गए। और वो जो जगह खाली है वो सरकारी जगह है। अब वहां पर मंत्री महोदय के आने वाले लोगों के कार के लिए गैर कानूनी तरीके से स्थानीय प्रशासन ने आरक्षित कर दिया, पुलिस ने बकायदा बैरिकेड्स लगा दिया। तो मैं आज इसलिए यहाँ से कर रहा था और मेरे दिमाग में वो बात सुबह से खटकने लगी या याद आने लगा साहिर लुधियानवी की वो मशहूर नज़्म जो थी कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों के मोहब्बत का उड़ाया मजाक। ये मेरे दिमाग में बैठ गई। मैंने सोच लिया था धनंजय भाई, आज जब हम कर रहे हैं दूसरा शो का रिकॉर्डिंग, तो आधुनिक जो शहंशाह है, लोकशाही और लोकतंत्र और चुनाव के माध्यम से निकले हुए जनप्रतिनिधि अब आधुनिक शहंशाह है। एक शहंशाह ने बनाकर 9 मंजिल की इमारत इस पूरे महल के इलाकों के आम आदमी की जिंदगी और जीने का जो सहारा है
उसने छीन लिया है। ऑटो वाले, अब कोई ऑटो वाले यहाँ रुक नहीं सकते, कोई रिक्शे वाले खड़े हो नहीं सकते, कोई रेडी पटरी वाले अब दुकान लगा नहीं सकते। आम आदमी जहां अपनी आवश्यकताओं की, जिंदगी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला जो बाजार हुआ करता था, आज उजड़ गया। अब न जाने इसका परिणाम, क्योंकि रेडी पटरी वाले जो सामान बेचते हैं वो कोई ब्रांडेड कंपनी में बने हुए सामान नहीं बेचते, वो घरों के अंदर, जिसको अपन गृह उद्योग कहते हैं, उसमें बने हुए खिलौने हो या कपड़े हो या बिंदिया हो या टिकिया हो, या फिर जो किसान अपने खेतों में सब्जी उगाता है वही सामान वो बेचता है। लेकिन आज ये सब उजड़ गया, और इसलिए एक तरफ एक व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि है, और लोकतंत्र में ये बताया गया है कि जनप्रतिनिधि को इतना शालीन होना चाहिए, उनकी वजह से आम नागरिक को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम अक्सर देखते हैं कि जब मंत्री लोग सड़क पे निकलते हैं तो जाम कर देते हैं, आधा आधा घंटा लोगों को रुकना पड़ता है। संवेदनशील मंत्री बाद में माफी मांगता है कि मेरे वजह से आप नागरिकों को बहुत तकलीफ सहना पड़ा, परेशानी सहनी पड़ी। और कुछ मंत्री आजकल कहने लगे कि भाई हम जब जाते हैं तो किसी को, ट्रैफिक को रोको मत। ये तकाजा है कि जनप्रतिनिधि या मंत्री के वजह से आम नागरिकों को तकलीफ ना हो, इसका ध्यान रखना है। और उस जनप्रतिनिधि को भी इस बात का ध्यान रखना है कि मेरे वजह से लोगों को तकलीफ ना हो। लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे हैं धनंजय भाई, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आम आदमी की ऐसी की तैसी। मैं जो हूं, मेरे लिए सारी व्यवस्था, मेरे लिए जो व्यवस्था आम लोगों के लिए है ये मुझे मत बताओ। कानून को हम मानेंगे नहीं। प्रशासन चाटुकारिता में फंसा हुआ है। आज ये देखिए, बैरिकेड लगा दी, पुलिस ने लगाई। क्यों लगाई भाई? इस बैरिकेड से आम आदमी को तकलीफ हो रही है। आप देखिए, पब्लिक सर्वेंट, तो पब्लिक सर्वेंट, जनता का नौकर, वह ऐसी भूमिका में है कि जनता को ज्यादा तकलीफ हो। और तकलीफ किसको ना हो? जनता के प्रतिनिधि को ना हो। और जनता का प्रतिनिधि कितना निर्दयी है, असंवेदनशील है कि पिछले 40 साल से जो यहाँ बाजार भरता था, उन्हीं लोगों ने माननीय गडकरी को छोटे से बड़ा करने में अपनी जिंदगी के काफी हसीन समय दे दिया। और जब गडकरी साहब आसमान में उड़ने लगे तो आपने तो अपना घर बना लिया, आपने तो विशालकाय बिल्डिंग तो बना लिया। लेकिन गडकरी साहब, आपको ऐसा नहीं लगा कि आपकी सेवा में, आपकी चाकरी में प्रशासन ने न जाने हजारों लोगों के घर को आज संकट में डाल दिया? आप एक शब्द बोलते नहीं। आप क्यों नहीं कहते कि भाई हफ्ते में एक दिन जो बाजार लगती थी, जिस बाजार से मैं भी खरीदता था सब्जी, उनका घर के लोग भी यही बाजार से खरीदते थे। मैं रहूं या ना रहूं, बाजार को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, गरीबों के जीने का सहारा छीना नहीं जाना चाहिए। हो सके तो बुधवार को मैं यहाँ नहीं आऊंगा। उनका एक और घर बहुत बड़ा, वो एयरपोर्ट के पास है, लेकिन आधुनिक मालगुजार, आधुनिक शहंशाह यही लोग हैं जो निर्दय हैं, जो अलोकतांत्रिक है, जो असंवेदनशील है,
जिन्हें आम इंसान की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, वो तो ऐसा है हम आपको पहचानते नहीं। इसलिए मैंने आज तय किया था कि मैं अपने दफ्तर से करने के बजाय सीधा सड़क में आऊंगा और एक बिल्डिंग किस तरीके से समाज जीवन को नष्ट करता है, किस तरीके से हजारों लोगों के सपनों को चूर करता है, किस तरीके से अर्थव्यवस्था में लोगों की जो भागीदारी है उसको खत्म कर देता है और आम आदमी के सामने एक नए जीने का संकट पैदा कर देता है, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों के सामने लाना चाहता हूं। शायद इस प्रकार के नए दौलतमंद, नए मालगुजार हर शहर में होंगे। कुछ शहर में छोटे होंगे, कुछ शहर में बड़े होंगे, लेकिन एक नई त्रासदी है हमारे लोकतंत्र में। जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि ना रहकर वो कंपनियों के, बड़े बड़े बिल्डरों के, अरबपतियों के प्रतिनिधि बनकर उनकी हितों की सेवा करते हैं। चाहे नागपुर शहर और देश के अंदर सीमेंट के सड़कें बनाए जा रहे हो, 18 लेन और 16 लेन की सड़कें अनावश्यक बनाए जा रहे हो, इस बाढ़ में, इस बरसात में सब पुलिये गिर रहे हैं, सड़कें गड्ढों में धंस रहे हैं। चाहे सड़कों के अंदर शहरों में कारों की भरमार कर दी जा रही हो और चाहे उन कारों के अंदर कल तक पेट्रोल, अब इथेनॉल जो 2030 तक 20% पे लाना था, 2030 तक 20% को लाना था, लेकिन 2025 में ही 5 साल पहले ही तो 10% का इथेनॉल 30% कर दिया गया और ये भी निर्णय ले लिया गया कि आने वाले दिनों में 85% इथेनॉल का ईंधन हम देंगे और इथेनॉल के जनक पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाकर गाड़ियों में डालने, ये सारा सपना किसी और ने नहीं देखा। ये सपना, यही मेरे पीछे जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के जो मालक है, जिनका नाम माननीय नितिन गडकरी जी है, जो देश के एक बहुत बड़े कद्दावर मंत्री हैं। जी, मुझे ये पूछना आपसे जम्मू भाई कि जब कितने महीने से यहाँ जो हजारों जो रेहड़ी पटरी वाले थे, वो तो आप बता रहे हैं दशकों से लगा रहे थे बाजार, तो बाजार रोज लगता था या साप्ताहिक बाजार था? नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब जो हटा दिया गया तो उनसे क्या, अब उनके वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई? कुछ की गई, नहीं की गई? आपने बहुत सही सवाल खड़ा किया है। रेडी पटरी वाले 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जो रोज सड़क के किनारे अपने माल बेचते हैं और दूसरे होते हैं खास करके सब्जी और बेचने वाले जो साप्ताहिक होते हैं। इस पूरे इलाके में हर रोज के रेडी वाले हजारों में रहते थे और ठीक इस बंगले के नीचे जो खुली जगह है और आजू बाजू में बुधवार को साप्ताहिक सब्जी का बाजार लगता था। जहां तक हर रोज के रेडी पटरी वाले हैं, उन पे रोज पिछले 3 साल से उनको खदेड़ने का काम चलता है। ट्रक के ट्रक माल जब्त होते हैं, धक्का बुक्की होती है, कुछ घंटे लगा लेते हैं, फिर कारपोरेशन की ट्रक आ जाती है। तो जो 365 दिन वाले हैं, वो तो पिछले 2 वर्षों से इस अन्याय को झेल रहे हैं। आज वो लगभग खदेड़े गए हैं और उनका इतिहास तो करीब 80 साल का है, क्योंकि ये पुराना शहर है। नागपुर शहर वैसे भी 300 साल पुराना शहर है। और ये जो साप्ताहिक बाजार जिसको मैंने बोला, ये करीब 40 साल पुराना है, जो हर बुधवार को लगता था। ये अब जो है इसको भी हटा दिया गया है
खाली जगह है। जब मंत्री महोदय आते हैं तो उनके साथ ताफा आता है तो सब खड़ा हो जाता है फुकट, वो कोई पार्किंग की जगह नहीं है। अब आपने दूसरा सवाल खड़ा किया कि कोई पर्याय व्यवस्था। गडकरी साहब ने कहा है कि पर्याय व्यवस्था की बात करना मत। उन्होंने पूरे देश के बेरोजगारों को एक मंत्र दिया है। वो मंत्र ये दिया है, नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। उनका मंत्र क्या है? नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। तो मैं वही जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से, ये हमारे जो रेडी पटरी वाले हैं, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं मांगे हुए थे, ये खुद धंधा करते थे और कम से कम एक रेडी पटरी वाला या दो के पीछे एक रेडी पटरी वाला एक को काम भी देता था। और रेडी पटरी के वजह से जो हमारी चेन इकोनॉमी है, क्योंकि जो सामान वो बेचता है वो कोई कॉटेज इंडस्ट्री में बनता है, वो सामान यहाँ लाने वाला जो छोटा टेम्पो होता है उसको रोजगार मिलता है। जो किसान गांव में सब्जी उगाता है, किसान तो नहीं लाता, तो गांव का एक बेरोजगार नौजवान जो टेम्पो चलाता है, उसमें वो माल आता है शहर में, वो मंडी में जाता है, फिर वो माल उतारने और चढ़ाने के लिए एक मजदूर लगता है, उसके बाद वो मंडी में आता है, मंडी में 4 लोग उसका ऑक्शन करते हैं, वहां से वो रिक्शे पे लेके आता है। एक चेन इकोनॉमी हमारे एक अंदाज हम लोगों ने लगाए थे देश भर में, तो एक रेडी पटरी वाले के वजह से 7 से 8 रोजगार अतिरिक्त निर्माण होता है। और इसीलिए एक रेडी पटरी वाले का धंधा खत्म करने से 7 से 8 रोजगार पर विपरीत परिणाम पड़ता है। तो इसलिए ये जो आपने वैकल्पिक व्यवस्था बताई, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। आपको वैकल्पिक व्यवस्था आप खुद ढूंढिए, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर भजन करिए। मंदिर तो बना हुआ है इस देश के अंदर, जिंदगी के सारे समस्याओं का निराकरण अयोध्या के मंदिर से कराया जाता है। मंदिर का नाम, मंदिर जपो, बेरोजगारी भूल जाओ, मंदिर की बात करो, गरीबी भूल जाओ, मंदिर की बात करो, भुखमरी भूल जाओ, मंदिर की बात करो, जिंदगी की जो तकलीफें हैं, संकट है, उसको भूल जाओ, चंदा चढ़ाते रहो, मौका आने पर हम उस चंदे की चोरी भी कर लेंगे, कुछ मत बोलो, क्योंकि मंदिर का मामला। जी, एक और सवाल जम्मू भाई, क्या नितिन गडकरी जिसे आप लोगों ने, आप नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो नितिन गडकरी से मिल करके कहा कि भाई आपके पास तो इतनी बड़ी इमारत है, गरीबों को भी रहने दीजिए, 1 सप्ताह में 1 दिन लगाते हैं, क्या दिक्कत है? या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या कह रहा है? देखिए, इस देश के अंदर 50 साल की लड़ाई के बाद रेडी पटरी वालों को उस दिन सफलता मिली थी जब संसद ने 2014 में एक जबरदस्त कानून बनाया, रेडी पटरी वाले के उपजीविका का संरक्षण वाला कानून 2014। लेकिन दुख की बात है, गरीबों का कानून बनाने के लिए भी लड़ना पड़ता है, उसको लागू करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। अमीरों के लिए, पूंजीपतियों के लिए कानून भी बनता है, तुरंत लागू भी हो जाता है। ये तो विडंबना है पूंजीवाद का। 14 साल 12 साल हो गए, देश के किसी कोने में आज तक कानून लागू नहीं हुआ। जहां थोड़ा बहुत लागू होने की बात हुई है, लागू करने वाले सरकारी महकमा ही उस कानून को तोड़ मरोड़ करके लागू कर रहे हैं। इसलिए आज हाईकोर्टों के अंदर कानून बनने के बाद हम लोग को लगा था कि भाई न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि फुटपाथ दुकानदारों का कानून बनने के बाद पिछले 14 सालों में
देश के तमाम हाई कोर्टों में फुटपाथ दुकानदारों के इतने सारे केसेस है, और नागपुर की भी हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस है, लेकिन दिक्कत यही है वहां पर भी तारीखें लगती नहीं, सुनवाई होती नहीं। 2-4 तारीखें लगती तो उम्मीद जग जाती है, अरे वाह तारीखें पे तारीख सुनवाई हो रही है, अचानक तारीख लगना बंद हो जाती है। तो कुल जमा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गडकरी साहब खुल्लम खुल्ला सारे प्रशासन, स्थानिक प्रशासन, चाहे पुलिस का हो, चाहे निगम का हो, चाहे जिले का हो, इनकी बकायदा मीटिंग लेके निर्देश देते हैं कि मेरे शहर में सारे फुटपाथ दुकानदारों को दिखने नहीं चाहिए, खाली करो, फुटपाथ दुकानदार मुक्त शहर बनाओ। और जैसे मैंने आपको पिछले एक एपिसोड में कहा था कि वो हाई कोर्ट के जज ने पुलिस महकमे को बताया कि यू आर पब्लिक सर्वेंट, यू आर नॉट द सर्वेंट्स ऑफ द मिनिस्टर। लेकिन क्या करें, जनता अगर सोई हो, जनता अगर अपने अधिकार और हकों के लिए लड़ने के लिए अगर आगे नहीं बढ़ती हो, तो फिर मंत्री जो होते हैं और दबंग मंत्री जो होते हैं, उनमें इस बात की गुरेज नहीं होती कि कानून की ऐसी तैसी करते हुए गैर कानूनी निर्देश देने में वो आगे पीछे नहीं हटते। और निर्लज्ज प्रशासन, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, द शेमफुल ब्यूरोक्रेसी which is the public servant, they forget to be a public servant, shamelessly they want to become the servants of the minister, और उसकी चाकरी करने में लग जाते। इसलिए हम लोग इस मुगालते में नहीं है कि मंत्री महोदय के पास जाएंगे कि सरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हो, सरकार आपने तो बना लिया है 9 मंजिला, दोनों लड़कों के बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, E20 वो भी चला रहे हैं, एक साल में 450 करोड़ का टर्नओवर 1700 करोड़ का हो गया है साहब। ये गरीबों के बारे में सोचो साहब, इनके बच्चों का क्या होगा साहब, इनके घरों के अंदर चूल्हा कैसे जलेगा साहब। इतना बोले और दौलतमंद जो है ना, दौलत शहनशाह का दिल पिघल जाएगा और कहेगा अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बच्चों लोग, आज मैं आदेश देता हूँ, सारे लोगों की रेडी पटरी लगवा देता हूँ, तो हम इस मुगालते में नहीं, इसलिए उनके पास जाने का कोई सवाल ही नहीं। बीच बीच में हम संघर्ष करके उन तक खबर पहुंच जाती है कि लोग लड़ रहे हैं, और इसलिए मैं यहाँ पर कई मीटिंगें लेता हूँ और यहाँ के लोगों का आह्वान करता हूँ। मैं यहाँ 6 साल से घूम रहा था, लेकिन लोग, एक जो एमएलए है प्रवीण दटके साहब, जो भूतपूर्व महापौर, भूतपूर्व बीजेपी के शहर अध्यक्ष, आज पहली बार चुन के आए, वो इसी इलाके में रहते हैं। तो रेडी पटरी वाले जो थे, जो हिंदू भाई थे, वो कहते थे दटके साहेब आमचे आहेत सगळं पाहणार आहे। तेव्हा देखते देखते दटके साहब महापौर, बीजेपी के अध्यक्ष और आमदार बन गए, और रेडी पटरी वाले उजड़ गए। इसी चौक पे एक पुराना मंदिर है, कल्याणेश्वर मंदिर था पुराना। अब दटके साहब ने उसको तीर्थ स्थल जहां कोई बाहर से नहीं आता, शहर के अंदर के मंदिर है, अब उस तीर्थ स्थल उसको बनवा दिया गया। और महाराष्ट्र सरकार ने 1 महीने पहले उसके विकास के लिए 450 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए। तो ये आलम है, मंदिर, हिंदू मुसलमान, बस यही चल रहा है। और इसी माहौल में जीने का संकट गहरा गया है, और इसी माहौल ने संघर्ष पे सबसे ज्यादा आघात किया। अब उम्मीद है
लोग उठेंगे, उनकी भूख, उनके घरों के अंदर के बच्चों की भूख उनको लड़ने के लिए मजबूर करेगी, और हम लड़ने के लिए तैयार है। लड़ाई होगी, निजाम बदलेगा, इस पे हमारा यकीन है। जी जम्मू भाई, बिल्कुल निजाम तो बदलता ही रहता है। जब हर चीज परिवर्तनशील है तो निजाम क्यों अस्थायी रहेगा। लेकिन एक सबसे जो महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र से लोक जो है वो सड़क पे है और तंत्र जो है वो महलों में है। ये सबसे खतरनाक बात। बहुत बहुत धन्यवाद जम्मू भाई। और आप ऐसे ही हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में आम आदमी जो सड़क पर है उसकी समस्याओं को लाते रहिए। ये प्रोग्राम इसीलिए है। और इस शहर में धनंजय भाई, इस सरमाएदार के खिलाफ बोलने की हिमाकत अगर कोई कर सकता है तो ये सड़क का कार्यकर्ता ही एकमात्र है इस 30 लाख के शहर में। आपको इतिहास बताना भूल गया, यही घर के सामने मैंने आमरण उपोषण किया था। यही घर के सामने एक लकड़ी की बेंच लेके फुटपाथ पे, कभी वो वाकया बाद में बताऊंगा। सीधा मामला था, जी जी। उस पर कभी और चर्चा करेंगे। वो जो इलाके जो आपने बताए हैं उसका एक वीडियो हमको भेज दीजिए ताकि हम उस वीडियो करता को हूँ बस। एडिट करने में लगा दें, है ना। तो ठीक, जम्मू भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना समय धन्यवाद। दिया, बड़ी अच्छी बात की। और गडकरी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि अगर हमारा वो वीडियो सुने तो रेहड़ी पटरी वालों की जिंदगी के बारे में भी सोचे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं आपका भी आभार। और आप भी अपनी जगह जहां जहां हैं वहां गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़िए, खड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।